बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 149 मुलाहिज़ा फरमाएं। खैरियत तो है रुस्तम, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? शानी ने पूछा। जल्दी में कहाँ हूँ, रुस्तम ने अपने तासरात पर काबू रखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर के अंदर थे। बाहर गली में दो हाँपे हुए खच्चर नजर आए। शरीफ का बड़ा बेटा उनके आगे पानी रख रहा था। घर का सेहन उबूर करके वो बरामदे में दाखिल हुए और फिर एकदम रुस्तम की आंखें जगमगा उठी। अजमल खान कामयाब लौटा था। उसके पहलू में उसकी उंगली पकड़े मुन्ना खड़ा था। वो बिस्किट खा रहा था और हैरान हैरान नजरों से इर्द गिर्द देख रहा था। अजमल खान के सर पर एक पट्टी नजर आ रही थी जिसका ज्यादातर हिस्सा उसने अपनी टोपी के नीचे छुपा लिया था। उसके चेहरे पर छोटी छोटी खुदरू दाढ़ी थी। रुस्तम के पहलू में शानी पत्थर का बुत बनी खड़ी रह गई। शायद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब उसने बेहद इस्तेजाब से रुस्तम को देखा, जैसे खामोशी की जबान में पूछ रही हो, ये मैं क्या देख रही हूँ रुस्तम? रुस्तम ने इस बात में सर हिलाया और होले से मुस्कुरा दिया। शानी की आंखों में एकदम नमी की झलक नजर आई। फिर उसने मुन्ने की तरफ देखा और रुस्तम से अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से मुन्ने की तरफ लपकी। अब मुन्ने ने भी शानी को देख लिया था और सरापा हैरत दिखाई देता था। शानी ने तड़प कर उसे उठा लिया और बेताशा उसे चूमती चली गई। इन दोनों का जज्बात अंगेज बिलाप तेजनी था। मुन्ने, मेरे मुन्ने, वो बार बार कहती जा रही थी। मुन्ना भी अपनी नाजुक बाहें फैलाकर उससे चिमटा हुआ था। सब नमनाक आंखों से ये मंदिर देख रहे थे। कितनी देर बाद शानी रुस्तम की तरफ पलटी। उसका चेहरा मुसर्रत के आंसू से धुला हुआ था। वो पूरे हैरत लहजे में बोली, ये सब क्या है रुस्तम? मुन्ना कैसे पहुंचा यहाँ? रुस्तम बोला, ये अपने भाई अजमल खान से पूछे, इसने किया है ये सब कुछ। शानी अजमल खान की तरफ पलटी। अजमल भाई, इसे तुम लेकर आयो? कैसे लाए हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अजमल मुस्कुराकर बोला, अम्मा आपको सब कुछ तफसील से बताएगा। अभी आप इसको जी भर कर प्यार कर लें और देख लें, बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह के फजल से कहीं खराश तक नहीं आया है। लेकिन तुम तो जख्मी हो, तुम्हारे सर को क्या हुआ है? रुस्तम ने पूछा। कोई लंबा चौड़ा कहानी नहीं है रुस्तम भाई, बस बिजली के खंबे से थोड़ा सा चोट लग गया। अम्मा अभी आपको सारा तफसील बताएगा। तब यकायक रुस्तम की निगाह एक गोशे में गई। इससे पहले वो नहीं जान सका था कि यहाँ कौन खड़ा है। यहाँ रोशन आंखों और गंदमी रंगत वाला एक कोता कद शख्स मौजूद था और ये रुस्तम के लिए हरगिज़ अजनबी नहीं था। सबसे पहले रुस्तम ने उसे ताऊ शाम की हवेली में देखा था। ताऊ ने वहां रुस्तम पर सितम के पहाड़ तोड़े थे और ये डोला नामी बोना भी वहीं कैदी की हैसियत से मौजूद था। उसके बाद डोले से रुस्तम की मुलाकात मुल्तान में हुई। अब वो यहाँ इस दूर दराज पहाड़ी बस्ती में मौजूद था। यकीनी बात थी कि वो अजमल खान और मुन्ने के साथ ही यहाँ पहुंचा है। वो डुबडुबाई हुई आंखों से शानी और रुस्तम की तरफ देख रहा था। रुस्तम ने देखा शानी ने भी डोले की मौजूदगी को नोट कर लिया था और अब वो बहुत हैरान नजर आती थी। डोले और शानी की दोस्ती रुस्तम के लिए कोई डकी चुपी बात ना थी। शानी ने हैरत अमेज मुसरत के साथ कहा, डोले तुम यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम भी मुन्ने के साथ यहाँ पहुंचे हो? डोले ने इस बात में सर हिलाया। अजमल खान बोला, हम इस छोटू भाई का बहुत मशकूर हूँ। अगर हमको इसका ताउन हासिल ना होता तो शायद हम बच्चे को यहाँ ना ला सकता। छोटू भाई ने हमारा इतना साथ दिया है कि हम सोच भी नहीं सकता। डोले ने हाथ माथे पर ले जाकर शानी को सलाम किया और रोने लगा। शानी ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। रुस्तम ने डोले से मुसाफा किया और उसकी पीठ थपकी। बाजी जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं दोबारा आपको और रुस्तम भाई को देख सकूंगा। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। वहां अखबारों में तो बहुत बुरी बुरी खबरें थी। कहा जाता था कि बड़े डेरे पर चंद जख्मियों के सिवा कोई भी जिंदा नहीं बचा। मैं भी तुम्हारे बारे में बड़ी फिक्रमंद थी। मुझे कोकी और राजू की भी बहुत परेशानी थी। वो सब खैरियत से है ना? और कोकी की बाजी सुंबल और अम्मी और अंकल सैफ, वो एक एक के बारे में पूछती गई। डोले ने मुबहम अंदाज में जवाब दिया और बताया कि सब खैरियत से हैं। डोले की निगाह बार बार रुस्तम की कटी हुई टांग की तरफ उठ जाती थी और चेहरे पर करब के आसार नमूदार हो जाते थे। रुस्तम देख रहा था कि मुन्ना आम शहरी लिबास की बजाय मुकामी तर्ज की शलवार कमीज में था। सर पर गोल टोपी थी। यकीनन अजमल खान ने रास्ते में उसकी शनाख्त छुपाने के लिए उसे ये कपड़े पहनाए थे। अजमल खान, डोला और पहलवान बेहद थके हुए दिखाई देते थे। उनके खच्चरों को देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि वह दुश्वार गुजार रास्तों पर सफर करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। उनके चेहरे गर्द आलूद और आंखें सुर्ख थी। शानी ने भाग दौड़ करके उनके नहाने और खाने वगैरह का इंतजाम किया। ग्रीस भी उसका हाथ बटाती रही। मुन्ने की आमद ने ग्रीस को भी मसरूर कर दिया था। चौधरी बशीर के घर में मुन्ने और डेवस में गहरी दोस्ती हो गई थी और वो इकट्ठे खेलते रहे थे। खाना वगैरह खाकर अजमल, डोला वगैरह साथ वाले पोर्शन में चले गए और इत्मीनान से सो गए।
रुस्तम और शानी का ख्याल था कि शाम को अजमल खान जागेगा और खाने के बाद रात को अपनी कुथा सुनाएगा, लेकिन वो तीनों इतने थके हुए थे कि खाने के लिए भी नहीं उठे। उनकी कुथा सुनने का प्रोग्राम अगले दिन पर छोड़ दिया गया। मुन्ना जो 2-3 घंटे गुमसुम नजर आया, अब पूरे घर में भागता फिर रहा था। डेविस के साथ खेलते कूदते वो गाए बगाए शानी की तरफ पलटता था, उसके गले में बाहें डालकर उससे लिपटता था और 1-2 बोसे लेकर फिर खेलने के लिए निकल जाता था। उसे एहसास तक नहीं था कि वो अपने बाप और अपने घर से दूर आ गया है। वो पिंजरे से छूटने वाले पंछी की तरह आजाद हवा में फड़फड़ाता फिर रहा था। घर में अजीब तरह की चहल पहल हो गई थी। जब वो रात का खाना खा रहे थे, शानी ने मुन्ने को अपनी गोद में बिठाते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? वो सादगी से बोला, पहले गाली पल, फिर बस पल, फिर खान चाचा ने मुझे गोले पल भी सैल कलाई। वो खच्चर को घोड़ा कह रहा था। शानी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन अपने अब्बू के पास है, तुम कैसे आए? मैं अब्बू के पास थोड़ी था, मैं तो स्कूल जा रहा था, नीली वाली गाली में। खान चाचा ने भी मुझको ड्राइवर अंकल से छीन लिया। खान चाचा ने उसे बड़े जोर से माला भी, फिर बाद में मुझे छोटू भाई ने भी उठाया था। वो बच्चों के मखसूस अंदाज में बेरब्त बातें कर रहा था। छोटू भाई से उसकी मुराद यकीनन डोला थी। रुस्तम ने कहा, सुने मुन्ने, तुम भी गुम हो गए थे, सब लोग तुम्हें ढूंढते रहे थे। वो खामोश हो गया और चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। रुस्तम ने मुनासिब नहीं समझा कि उस वाक़े का जिक्र छेड़कर उसे दिल गिरफ्तार किया जाए। शानी ने भी आंख के इशारे से रुस्तम को मना कर दिया। वो दोनों उसका जी बहलाने में लग गए। रुस्तम ने उसे एक लतीफ़ा सुनाया। शानी उसे गुदगुदाती रही। थोड़ी देर में वो सब कुछ भूल बाल कर मासूम हंसी हंसने लगा। वो कमरे में बैठे थे। लालटेन की रोशनी शानी और मुन्ने के चेहरों पर मुनक्स हो रही थी। वो दोनों हंसते और एक दूसरे से शरारतें करते हुए रुस्तम को बहुत भले लगे। रुस्तम ने चौधरी की रिहाइशगाह पर एक मरतबा शानी की एक शानदार तस्वीर देखी थी। उस तस्वीर में शानी की बाहों में मुन्ना नजर आ रहा था। यह फ्रेमशुदा तस्वीर यकीनन चौधरी बशीर ही ने खींची होगी। रुस्तम को चौधरी बशीर के ज़हन की दाद देना पड़ी थी। उसने शानी और मुन्ने को इस तरह यकजा किया कि एक औरत की हैसियत से शानी कहीं ज्यादा पुरकशिश लगने लगी थी। आज फिर रुस्तम ऐसी कशिश का मंजिर देख रहा था। मुन्ना शानी की गोद में था। नन्हा सा शलवार कुर्ता उसके बदन पर जच रहा था। शानी बेसाख्ता अंदाज में उसे गुदगुदा रही थी, अपने साथ लिपटा रही थी और उसकी दिल लावेती में कई गुना इजाफा हो गया था। शानी की जात ही नहीं, उसकी नुस्वानियत भी कहीं ज्यादा दिलकश नजर आने लगी थी। रुस्तम शायर नहीं था, वरना वो कोई शेर कहता, और चौधरी बशीर की तरह फोटो भी नहीं खींचता था, वरना इन लम्हों को अमर कर लेता। उसने आगे बढ़कर खिड़की खोल दी। फूलों की खुशबू से लदी हुई खवा झरने की रिमझिम पर रक्स करती अंदर आ गई। मुन्ने की रेशमी जुल्फें उसकी पेशानी पर बिखर गईं। शानी ने अपने मेहरबान हाथों से उसे पीछे हटाया। रुस्तम को यूं लगा जैसे आज इसका छोटा सा घर मुकम्मल हो गया है। शायद ऐसी घर का सपना उसकी और शानी की आंखों में था। ऐसी खिड़की, ऐसे ही तारों भरे आसमान का टुकड़ा, ऐसी रात धीरे धीरे दिल के जीनों पर पांव धरकर उतरती हुई। रुस्तम का दिल चाहा वो शानी को मुन्ने समेत अपनी बाहों में ले ले और देर तक सीने से लगाए खड़ा रहे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शानी के साथ इस ज़वाजी रिश्ते में मुंसलिक होने के बावजूद और बेतकल्फी की कई मंजिलें तय करने के बावजूद रुस्तम शानी के सामने रख रखाव का दामन खास से जाने नहीं देता था। इससे महसूस होता था कि शानी के गिर्द वकार और करीने का एक हाला सा है। वो चाहता था कि ये खूबसूरत हाला बरकरार रहे और उसे शानी के साथ साथ ही साले से भी इश्क हो गया था। शानी ने रुस्तम की आंखों में देखा। क्या सोच रहे हैं? कि कुछ नहीं, मैं बाप की आंखों में देखकर आपके दिल का हाल पढ़ लेती हूँ। उसके लहजे में शोखी थी। क्या मतलब? वो मुन्ने समेत रुस्तम के करीब चली आई। बहुत आहिस्तगी से उसने अपना सर रुस्तम के शाने से टिका दिया। उसके रेशमी बदन की महक रुस्तम के जिस्म में उतरने लगी। उसने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। वो अपना सर रुस्तम के शाने से टिकाए टिकाए बोली, रुस्तम, दिल को दिल से राह होती है। आप मेरे दिल का हाल पढ़ लेते हैं तो मैं कैसे ना पढ़ूं? मैंने क्या पढ़ा है? ये जो मुन्ना हमारी बाहों में है, आपने मेरे दिल का हाल ही तो पढ़ा है। चुपके चुपके परेशान होते रहे, मुझे कुछ बताया ही नहीं। मेरी खातिर अजमल खान को इतनी दूर भेजा। मुझे तो शर्मिंदगी है शानी, मैं खुद नहीं जा सका। आप मेरी जिम्मेदारी हैं। आपकी खुशी का ख्याल रखना मेरा ज़ाती फ़र्ज़ है। इस बारे में कुछ ना कहिए रुस्तम, मैं सब जानती हूँ। शानी ने बेसाख्ता रुस्तम का शाना चूम लिया। फिर उसने मुन्ने का गाल चूमा और होले से बोली, खुदा करे हमारी इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। रुस्तम ने अपने होंठ उसके बालों पर रख दिए। कुछ देर बाद जब रुस्तम खिड़की की तरफ मुड़ा तो जरा सा चौंक गया। इसे लगा कि झरने के पास से एक साया सा गुजर कर इहाते की तरफ गया है। चौंकने की बात यह थी कि यह किसी औरत का साया था। यह बेजी नहीं थी, फिर यह ग्रीस के सिवा और कौन हो सकता था?
पता नहीं क्यों रुस्तम के दिल में शक सा जाग गया। मुन्ना शानी से कहानी सुनने की जिद कर रहा था और वो इस शर्त पर आमादा थी कि वो पहले आधा गिलास दूध पिए। रुस्तम इन दोनों को मसरूफ छोड़कर खोले से बाहर निकला और लाठी टेकता बैरूनी दरवाजे की तरफ गया। इसे बरामदे से गुजरते हुए एक निगाह ग्रीस के कमरे की तरफ डाली। नन्ना डेविस चारपाई पर सो रहा था लेकिन ग्रीस नहीं थी। रुस्तम का ये शुबा पुख्ता हो गया कि झरने के पास जो साया नजर आया वो ग्रीस का था। वो धीमे कदमों से इस ढलवानी रास्ते की तरफ बढ़ा जो पत्थरों से बनाया गया था और जिसकी दोनों जानिब चीड़ और चिनार के दरख्त थे। दिन के वक्त यहाँ पहाड़ी कौवों की आवाज़ें तसलसल से आती थी। अचानक रुस्तम को रुकना पड़ा। इसको अपने बिल्कुल करीब दाईं जानिब से बातों की मदम आवाज़ सुनाई दी। वो एक तनावर दरख्त की ओट में हो गया और सुनने की कोशिश करने लगा। बोलने वालों में एक तो औरत थी और वो यकीनन ग्रीस थी। दूसरा मर्द था और वो डॉक्टर नासिर था। तीसरी आवाज़ को रुस्तम ने थोड़ी सी कोशिश के बाद पहचाना। ये चाचा इब्राहिम का दरीना मुलाजिम शरीफ था। वो तीनों बहुत धीमे लहजे में बात कर रहे थे। रुस्तम कोशिश के बावजूद उनके अल्फाज समझ नहीं सका। जो दो तीन उड़ते उड़ते से अल्फाज उसके कानों में पड़े वो बेमानी थे। उनमें चमड़े के बैग, बारिश और जनरेटर का जिक्र था। थोड़ी देर बाद रुस्तम ने महसूस किया कि ग्रीस और नासिर दरख्तों के झुंड से घर की तरफ वापस लौट रहे हैं। शरीफ याते की तरफ निकल गया था। वो सब चले गए तो रुस्तम भी एहतियात से लाठी टेकता वापस आ गया। बरामदे के पास से गुजरते हुए उसने देखा ग्रीस वापस अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ मौजूद थी। नासिर गालिबन अपने कमरे में था। रात को बिस्तर पर करवटें बदलते रुस्तम को बार बार नासिर, ग्रीस और शरीफ की पूरी सार मुलाकात याद आने लगी। न जाने क्यों रुस्तम को अक्सर महसूस होता था कि ग्रीस और नासिर उससे कुछ छुपा रहे हैं। कोई पर्दा सा है जो उन्होंने अपने और उसके दरमियान तान रखा है। फिर रुस्तम का ध्यान उन बेमानी अल्फाज की तरफ चला गया जिनमें चमड़े के बैग का जिक्र था। चमड़े के बैग के बारे में सोचते हुए न जाने क्यों रुस्तम को मजीद पुरस्रारियत का एहसास होने लगा। शानी ने उसे 2-3 बार ये बात बताई थी कि वड्डे डेरे की तबाही के बाद उसने ग्रीस और अखबार नवीस ज़मीर अहमद को एक बैग के साथ देखा था। यूं लगता था कि उस बैग में कोई अनोखी सी शय है। बाद अज़ां एक साफ़ी बड़ी उजरत में उस बैग समेत हेलीकॉप्टर में सवार होकर लाहौर की तरफ परवाज कर गया था। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? शानी ने मुलायम लहजे में पूछा। बस यूं ही। टांग में दर्द तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, आप सो जाएं, रुस्तम ने कहा। मुन्ना शानी के पहलू में सुकून की नींद सो रहा था। शानी ने मुन्ने के ऊपर से अपना हाथ गुजार कर रुस्तम के हाथ पर रख दिया। तारों भरी रात धीरे धीरे आगे को सिरकती रही। रुस्तम को रात का नींद आई और वो सुबह फिर जाग गया। इसे जगाने वाली शानी ही थी। वो इसका कंधा हिला रही थी। क्या बात है? रुस्तम ने कहा। नासिर आपसे कोई बात करना चाहता है, बाहर खड़ा है, शानी ने कहा। रुस्तम ने उठकर मुंह पर पानी के छींटे मारे और शानी से कहा, उसे कहें मैं आ रहा हूं, मैं उसे यहीं बुला लेती हूं, शानी ने कहा। थोड़ी देर बाद नासिर और शानी आमने सामने बैठे थे। शानी बाहर जाने लगी तो नासिर ने कहा, आप भी यहीं बैठे शानी बीबी। शानी भी एक मूड़े पर बैठ गई। इसी दौरान में ग्रीस भी अंदर आ गई। हालांकि वो बहुत देर से जागती थी। नासिर ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, भाई आपको 10-15 दिन के लिए हमारे साथ एक जगह पर जाना पड़ेगा। कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये ना पूछे कि कहाँ जाना है और क्यों जाना है। ये क्या बात हुई? रुस्तम ने कहा। ग्रीस टूटी फूटी उर्दू में बोली, क्या आप ये सोच सकते हैं कि हम आपको किसी ट्रबल में डाल सकता है? जब कोई परेशानी की बात नहीं तो फिर आप बता क्यों नहीं देते? बस हमारा दिल चाहता है कि आप हम पर कॉन्फिडेंस शो करें। ग्रीस मुस्कुराई। हाँ रुस्तम भाई, हम बाद में आपको सब कुछ बता देंगे, लेकिन फिलहाल आप इस बारे में कुछ ना पूछे। यूं समझे कि हमने इस बारे में किसी से वादा कर रखा है, लेकिन कम अज कम ये तो बता दो कि मुझे कहाँ जाना है और उसके लिए किस तरह की तैयारी की जरूरत है। रुस्तम ने नासिर को टटोलना चाहा। बस कुछ खास नहीं, अपने 2 जोड़े साथ ले ले और साबुन, तौलिया, दांतों का बुरश वगैरह। शानी ने पुरसोच लहजे में कहा, इनकी टांग का कोई मामला है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नासिर ने कहा। ग्रीस ने भी नफी में सर हिलाया। रुस्तम ने गहरी सांस लेकर नासिर को मुखातिब किया, देखो भाई, एक बात मैं तुम्हें पहले भी कई दफा साफ साफ बता चुका हूं। मैं जैसा भी हूं मैंने खुद को कबूल कर लिया है। मेरे लिए मसनूई टांग वगैरह के बारे में सोचना भी नहीं। नहीं भाई, मैं आपका ज़हन अच्छी तरह समझता हूं। कोई भी काम आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं होने वाला है। जो कुछ आप सोच रहे हैं वो बात बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? रुस्तम ने कहा। नासिर ने चलने में चुप रहने के बाद अपना हाथ रुस्तम के हाथ पर रखा। भाई, अगर कभी आप मुझे इस तरह चलने का कहेंगे तो मैं आंखें बंद करके चल पड़ूंगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा। नासिर ने यह बात कुछ ऐसे लहजे में कही थी कि रुस्तम ने एकदम बहस खत्म कर दी। ठीक है भाई, आगे भी तुम लोग ही मुझे उठाए उठाए फिरते रहे हो
अभी जहां जी चाहे ले जाओ। नासिर अचानक खुश नजर आने लगा। ग्रीस के चेहरे पर भी सुर्खी दौड़ गई। कल रात ग्रीस, शरीफ और नासिर की मुलाकात के बारे में जानकर रुस्तम का जहन बहुत उलझ गया था। रात भर अजीब वसवसे दिमाग में सर उठाते रहे थे, मगर अब नासिर और ग्रीस की बातें सुनकर और उनका रवैया देखकर मनफी ख्यालात रुस्तम के जहन से महव हो गए थे। इसे महसूस हो रहा था कि बात कुछ मुख्तलिफ नौइयत की है। 15-20% इम्कान इस बात का अब भी मौजूद था कि यह मामला उसकी टांग या टांग के जख्म से मुतल्लिक हो। ताम इसके अलावा भी कई इम्कानात हो सकते थे। रवानगी के हवाले से उनमें आध घंटा मजीद गुफ्तगू हुई। नाश्ते के फौरन बाद रुस्तम ने तैयारी शुरू कर दी। शानी को शदीद धचका लगा था, ताम उसने अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। इसे नासिर और ग्रीस पर पूरा एतमाद था, बल्कि इसने रुस्तम को भी ये समझाया कि अगर नासिर और ग्रीस कुछ बता नहीं रहे तो इसमें कोई बेहतरी होगी। रुस्तम का सफरी बैग तैयार करते हुए वो खुद को बहुत संभाले हुए थे, मगर जब तुलू आफ्ताब के वक्त रुस्तम जाने के लिए तैयार हुआ तो उसकी आंखों में नमी नजर आने लगी। शादी के बाद की खूबसूरत तरीन दिनों के बाद ये पहला मौका था कि वो एक दूसरे से दूर हो रहे थे। हकीकी बात यह थी कि इन दोनों को सुबह से शाम तक का वक्त काटना भी दुश्वार महसूस होता था। कहाँ ये कि 2 हफ्ते की जुदाई पड़ रही थी, बल्कि हो सकता था कि यह मुद्दत कुछ मजीद तवील हो जाती। वो रुस्तम का कालिर दुरुस्त करते हुए सरगोशी में बोली, अब इतने दिन क्या करूंगी, आपको एक खिलौना तो दिए जा रहा हूं। रुस्तम ने शानी के कंधे से लगे हुए मुन्ने का रुखसार चूमा। ग्रीस और नासिर भी आपके साथ रहेंगे। शानी ने बात बदली। अभी वो इस बारे में कुछ नहीं बता रहे, लेकिन उम्मीद है कि उनमें से एक वापस आ जाएगा। हो सकता है कि ग्रीस ही आ जाए। क्यों छोटा डेविस साथ नहीं जा रहा है? वक्त रुखसत नासिर, ग्रीस और शरीफ इतनी उजलत में थे कि रुस्तम अजमल खान से भी मुलाकात ना कर सका। वो ताहाल सो रहा था। कोई जोरावर कशिश रुस्तम को मुसलसल शानी की तरफ खींच रही थी, मगर वो खुद को संभाले हुए था। जाने के लिए घोड़ों का इंतजाम था। ये कुल 4 घोड़े थे। चाचा इब्राहिम के घोड़ों में से एक घोड़ा और खच्चर इजाफी लिए गए थे। नासिर का कहना था कि यह सफर ज्यादा तवील नहीं है, मुश्किल से 4-5 घंटे लगेंगे। तहसील मरी के बुलंद पहाड़ों के दरमियान टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों और घने दरख्तों के दरमियान ये सफर ज्यादा तवील ना होने के बावजूद मुश्किल था। शरीफ मुसलसल रहनुमाई कर रहा था। यहाँ चश्मे थे, खुदरू नबातात थी और बादलों के मरगोले थे जो गाए बगाए कुर्बो जवार को ढांप लेते थे। यह खूबसूरत इलाका शहरों से करीब होने के बावजूद अलग थलग और अनछुआ नजर आता था। कहीं कहीं मकानात थे, लेकिन बड़ी बस्ती कहीं नहीं थी। रास्ते में उन्हें बस एक हाइकिंग पार्टी दिखाई दी, लेकिन वो इससे भी कन्नी कतरा कर गुजर गए। जब सूरज बुलंद मगरबी चोटियों के पीछे ओझल हो रहा था तो उनकी कलाई की घड़ियां फकत 4 बजे का वक्त बता रही थी। एक अलग थलग पहाड़ की चोटी पर वाक़े वो एक वसी इमारत के सामने पहुंचे। पत्थरों लकड़ी से बनी हुई ये इमारत अंग्रेजों के दौर की लगती थी, लेकिन ये बेआबाद ना थी। इसके लान नफासे से तराशे हुए थे, फूल पौधे खूबसूरत थे। रुस्तम ये देखकर हैरान हुआ कि इमारत के पोर्च में 3-4 ऐसी जीपें खड़ी थी जिनके टायर कीचड़ में लुथड़े हुए थे। फिर रुस्तम को एक सफेद फार्म लड़की नजर आई। वो बू शर्ट नीकर पहने, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए बरामदे में जा रही थी। उसके साथ ग्रीस का शोहर नामदार स्टीफन भी मौजूद था। वो दोनों रुस्तम वगैरह को देखकर ठिठके और रुक गए। फिर वो अपना रुख बदलकर जल्दी से पोर्च की तरफ आ गए। हल्की फुहार पड़ना शुरू हो गई थी, इसलिए वो पोर्च की छत के नीचे ही खड़े रहे। 2-3 मजीद अफराद भी पोर्च में आ गए। ये सब इस्तकबालिया नजरों से आने वालों को देख रहे थे। ग्रीस मुकामी लिबास में थी और रास्ते में उसने बाकायदा घूंघट भी निकाले रखा था। यहां पहुंचकर उसने घूंघट उलट दिया और बड़े स्मार्ट अंदाज में घोड़े से उतर आई। यूरोपियंस के मखसूस अंदाज में उसने शोर के गले से लगकर उसे किस किया। रुस्तम को घोड़े से उतरने में नासिर ने मदद दी। शरीफ ने लाठी उसके हाथ में थमाई। स्टीफन और उरिया रानों वाली सफेद फार्म डॉक्टर ने आगे बढ़कर रुस्तम को वेलकम कहा। वो चारों अपने मेजबानों के साथ चलते हुए धीरे धीरे इमारत के अंदर पहुंचे। इमारत कदीम खूबसूरती का शाहकार थी। लकड़ी के बुलंद दरवाजे, लकड़ी का फर्श और पुरानी तर्ज के रोशनदान। इमारत के अंदर पहाड़ी रिहायशगाहों की मखसूस सीलन भी मौजूद थी, लेकिन इसे एयर फ्रेशर्स वगैरह ने ढांप लिया था। बाहर के मुकाबले में इमारत अंदर से आरास्ता और जदीद दिखाई देती थी। लगता था कि यहाँ वक्तन फवक्तन शौकीन मिजाज लोग आते रहते हैं। बारिश अब तेज हो गई थी। देखते देखते कुर्बो जवार को गहरी धुंध जैसे दबीज बादलों ने ढांप लिया। उन्हें कालीन पोश ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया। कमरों में लाइट्स रोशन हुई तो पता चला कि यहाँ जनरेटर भी मौजूद है। गौर करने पर जनरेटर की मदम आवाज भी सुनाई थी। यहाँ जंगल में मंगल का मंजर था। एक कमरे में रुस्तम को ऐसा साजो सामान और आलात नजर आए जिनसे शुबा हुआ कि यह कोई छोटा सा ऑपरेशन थिएटर है। अचानक एक अजीब और कतई गैर मुतवक्के वाकया पेश आया।
ड्राइंग रूम का एक छोटा सा बगली दरवाजा धमाके से खुला और एक लड़की तेजी से बाहर आई। उसे अपनी उंगलियां बदन के गिर्द बिस्तर की सफेद चादर लपेट रखी थी। बाल मरमरी शानों पर मुंतशिर थे। वो खिलखिलाकर हंस रही थी। उसके अगम में एक शराबी मर्द नजर आया, वो भी नीम उरियां था। रुस्तम और नासिर वगैरह उसकी बस एक झलक ही देख सके और शशदर रह गए। चुरियों भरे जिस्म वाले इस बुड्ढे की उम्र 90 साल से कम नजर नहीं आती थी। इससे पहले कि वो पूरी तरह बुड्ढे को देख सकते, उसने एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया। लड़की शर्मसार अंदाज में इन लोगों की तरफ देखती रही। फिर उसने अपने जिस्म पर बिस्तर की सफेद चादर दुरुस्त की और जल्दी से एक साथ वाले कमरे में चली गई। नासिर ने मानीखेज अंदाज में रुस्तम की तरफ देखा। जो शख्स लड़की के अकब में दिखाई दिया था वो खासा उम्र रसीदा था। मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी उसकी उम्र 85-90 के दरमियान थी। वो जिस जोशीले अंदाज में लड़की के पीछे आया था वो हैरान कुन था। ग्रीस भी कुछ शर्मिंदा नजर आती थी। ध्यान हटाने के लिए वो एक रसाले की वर्क गर्दानी करने लगी। इसी दौरान रुस्तम की निगाह एक और मंजिल पर पड़ी और वो फिर चौंक गया। एक और बूढ़ा शख्स दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। यह खासा मोटा था। इसका चेहरा जुरियों भरा था। ठोड़ी का गोश्त चादर की सूरत लटक रहा था। वो बुनियान और नीकर में मलबूस था। उसका बाजू एक तनुमंद लड़की के बाजू में था। लड़की चुस्त पतलून और टी शर्ट में मौजूद थी। दोनों के मुख्तसर लिबास बारिश के सबब भीगे हुए थे। बूढ़े ने एक जोरदार छींक मारी। एक लख्ते के लिए यूं लगा कि छींक के झटके के सबब वो गिर जाएगा, लेकिन लड़की ने खिलखिलाकर हंसते हुए इसे संभाल लिया। दोनों हंसे हंसे एक दरवाजे के पीछे ओझल हो गए। ये क्या चक्कर है भाई? रुस्तम ने सवालिया अंदाज में नासिर की तरफ देखा और सरगोशी की। नासिर सवालिया अंदाज में ग्रीस की तरफ देखने लगा। इसी दौरान में स्टेथोस्कोप वाली सफेद फार्म लड़की और स्टीफन वापस आ गए। एक बड़ी ट्राली में चाय, काफी और दीगर लवाजमात मौजूद थे। ड्राइंग रूम काफी वसी था। सुर्ख कालीन, साफ सुथरा और दीदा जेब। ड्राइंग रूम के दोनों सिरों पर आतिशदान मौजूद थे। सर्दियों में यकीनन ये दोनों आतिशदान भी बहुत कम महसूस होते होंगे, तब अब सर्दी काबिल बर्दाश्त थी। बारिश की वजह से एक आतिशदान में आग जला दी गई। शीशे की खिड़कियों पर गर्म चमक के साथ बारिश के तरेड़े पड़ रहे थे। गर्मा गर्म चाय वक्त की जरूरत थी। ग्रीस के शोर स्टीफन ने सफेद फार्म लड़की का तारुफ कराते हुए कहा, यह डॉक्टर मालिना है, असिस्टेंट प्रोफेसर। इस छोटी सी उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर होना अजीब लगता है, लेकिन इसके अलावा भी इनमें कई अजीब बातें हैं। ये यहाँ रिसर्च के लिए आई हुई हैं। इनके साथ 2 डॉक्टर साहिबान और भी हैं। एक तो इंडियन है, डॉक्टर यूसुफ, और दूसरे ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर रॉबर्ट हैं। रुस्तम को अंग्रेजी पर उबूर नहीं था, ना ही वो अंग्रेजी बोल सकता था। ताम अंग्रेजी में की जाने वाली बात वो किसी हद तक समझ जरूर लेता था। इसे अंदाजा हो रहा था कि स्टीफन किसी रिसर्च की बात कर रहा था। इसका ध्यान सब गंदल नामी पौधे की तरफ चला गया। इसे मालूम था कि इस पौधे के पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं। ग्रीस और उसके शोहर की यहाँ पाकिस्तान में आमद भी उसी नायाब पौधे के सिलसिले में थी। स्टीफन और ग्रीस का बास मिस्टर फिलिप नामी शख्स इस रिसर्च पर बहुत रुपया खर्च कर रहा था और कई तरह के खतरात मोल ले रहा था। लेकिन इन बूढ़ों का इस रिसर्च से क्या ताल्लुक है? लेकिन फिर एकदम बात रुस्तम की समझ में आने लगी। इसके ज़हन में नारपुरियों के जद्दे अमजद मेहर जी का ख्याल आ गया। वो शैतान सिफ्त बुढ़ा भी तो 90 साल से ज्यादा उम्र का था। जब तक वो फारिज के शदीद हमले का शिकार नहीं हो गया था, उसकी हिर्स जवान औरतों के लिए कम नहीं हुई थी। वो अपने इर्द गिर्द खुश शक्ल नौकरानियां रखता था और उनके कई किस्से जबान जदो आम थे। मेहर जी के बारे में मशहूर था कि वो सब गंदल नामी पौधे को उगाने और उसको परवान चढ़ाने का खास ढंग जानता है। रुस्तम को अंदाजा हुआ कि यहाँ मौजूद उम्र रसीदा अफराद और सब गंदल में कोई ताल्लुक जरूर है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये पैदा होता था कि रुस्तम खुद यहाँ क्यों मौजूद है। इस इमारत में मौजूद ऑपरेशन थिएटर नुमा कमरे को देखकर उसका ध्यान एक बार फिर अपनी टांग की तरफ जा रहा था। इसे यूं लग रहा था कि इसे कटी हुई टांग के सिलसिले ही में यहाँ लाया गया है। लेकिन ये लोग क्या करना चाहते हैं? ये सवाल रुस्तम के ज़हन में मेघ की तरह खड़ा हुआ था। एक पुरतकल्लुफ खाने के बाद वो लोग अपने अपने कमरे में चले गए। रुस्तम और नासिर एक ही कुशादा बेडरूम में थे। तेज रफ्तार शाम तेजी से दरीचों को ढांप रही थी। बारिश मदम लेकिन मुसलसल थी। देवदार, चीड़ और पड़तल के देव कामत दरख्त हवा में झूमते थे और उनके अकब में बिजली चमकती थी। रुस्तम के बोलने से पहले ही नासिर बोल पड़ा, मैं जानता हूँ भाई, आपके जहन में कई सवाल हैं और ये सवाल अब से नहीं बहुत देर से हैं। मैं आपको इन सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। बहुत जल्दी जवाब देने का ख्याल आ गया। रुस्तम का अंदाज तंजिया था। वो रुस्तम के तंज को नज़रअंदाज करते हुए बोला, सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात की माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपसे थोड़ा सा झूठ बोला। दरहकीकत हम यहाँ आपकी टांग के सिलसिले में आपको लाए हैं। यहाँ पर आपकी टांग का इलाज किया जाएगा।
डॉक्टर रॉबर्ट ऑस्ट्रेलिया के एक माहिर तरीन आर्थोपेडिक यानी हड्डियों के सर्जन हैं। इसी तरह डॉक्टर यूसुफ भी, जो अमेरिका से आए हैं, एक नहायत काबिल सर्जन शुमार होते हैं। कल ये लोग आपकी टांग का तफसीली मुआयना करेंगे और फिर इलाज तजवीज़ करेंगे। यार, या तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा या तुम्हारी अकल घास चरने चली गई है, रुस्तम ने सिट पटा कर कहा। इलाज तो तब हो जब मेरी टांग खराब हो, मेरी टांग तो सिरे से है ही नहीं। नासिर थोड़ी देर तक अजीब नजरों से रुस्तम को देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, आपकी टांग है। रुस्तम ने ना कुछ समझने वाले अंदाज में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा?